बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने अर्थ की शेप के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा डायरेक्शंस को अंडरस्टैंड किया था कि डायरेक्शन किस तरह से हम मीन के अपने माइंड में ये चीज़ बिठा सकते हैं, किस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पे, ईस्ट साइड पे, नॉर्थ पे या साउथ पे कौन सा जो है वो ओशन है या कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो वो डायरेक्शन हम कैसे अपने माइंड में सोच के आइडिया लगाएंगे कि अच्छा कैसे है, वो मैंने एक्सप्लेन किया था। और इसके अलावा ओशंस की डिटेल देखी थी, कॉन्टिनेंट्स की डिटेल देखी थी और इसके साथ साथ जो है हमने इनका सीक्वेंस भी देखा था कि कौन सा ओशन या कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। और कॉन्टिनेंट्स में हमने जो है एरिया और पॉपुलेशन के लिहाज से भी छोटे और बड़े देखे थे और कुछ और भी डिटेल्स थी। तो चलें, आज जो है हमारा लेक्चर है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को पढ़ना है। और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं जी? लॉन्गिट्यूड्स को हम कहते हैं खतूत तूल अर्ज बल्द, और लॉन्गिट्यूड्स को हम खतूत तूल बल्द कहते हैं और लैटिट्यूड्स को हम खतूत अर्ज बल्द कहते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड जैसे नाम से ज़ाहिर है, आप लोगों ने याद रखना है कि लेटी हुई लाइनें, ठीक है, लेटी हुई लाइनें लैटिट्यूड्स। इस तरह जो एक्स एक्सिस पे जो लाइंस हैं इनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, इनको हम खतूत अर्ज बल्द कहते हैं। और 0 डिग्री वाले को मैंने पिछले लेक्चर में भी बता दिया था कि 0 डिग्री पे जो हमारे पास लैटिट्यूड प्रेजेंट है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। और इसके अलावा कुछ और भी लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट हैं, उनकी डिटेल देखेंगे, इनके इस्तेमालात देखेंगे। और इसी तरह लॉन्गिट्यूड्स जो हैं, ये लंबाई में जो लाइनें हैं इनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ये लॉन्गिट्यूड इस तरह से होती हैं, एक पोल से, नॉर्थ पोल से निकल रही हैं, साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। और ये लैटिट्यूड्स हैं जो कि लेटी हुई लाइनें हैं जो कि एक्स एक्सिस पे हैं, और जो वाई एक्सिस पे हैं वो आपके पास लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो अब इनकी डिटेल्स देखते हैं जी। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लें कि जो आपके पास लैटिट्यूड्स हैं जिनको हम पहले देखने जा रहे हैं, इनको हम लाइंस भी कह सकते हैं और इनको हम सर्कल्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीन जो है वो उसकी शेप ऐसी होती है कि ये लाइन की शेप में नहीं आएगी। ये चीज़ अगर पूरी सरफेस में हर साइड से हम लोग ये लाइन ड्रा करें तो वो एक आपके पास सर्कल बन जाता है। तो लैटिट्यूड्स को हम सर्कल्स भी कहते हैं और लाइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये इक्वेटर जो है ये सबसे बड़ा सर्कल है क्योंकि यहाँ से अर्थ की शेप ऐसी होती है ना कि ईस्ट और वेस्ट साइड से जो है थोड़ी सी बाहर की तरफ अर्थ निकली हुई होती है और नॉर्थ और साउथ साइड से थोड़ी सी पिच की हुई होती है, थोड़ी सी अंदर की तरफ होती है ये दोनों पोल्स। तो इक्वेटर सबसे बड़ी लाइन, और उसके बाद जो है ऊपर चलते जाएंगे तो ये लाइन्स जो है इनकी लंबाई छोटी होती जाएगी अर्थ की शेप की वजह से। और ऊपर चलते 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 जब एंड पे पहुँचेंगे ना, तो एंड पे सिर्फ एक ही पॉइंट बच जाएगा, एक नुक्ता रह जाएगा, नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे भी। मीन कि ये सारी लाइंस अगर ड्रा करते करते इधर आएँ तो शेप ऐसी बन जाती है कि एंड पे भी दोनों पोल्स पे एक एक पॉइंट बच जाएगा। ठीक है, अब डिटेल्स देखते हैं जी। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हमने देखने हैं। पहले तो आपने ये याद कर लेना है कि लैटिट्यूड्स के और कौन से नाम हैं। लैटिट्यूड्स को पैरेलल लाइंस भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कहते हैं, उर्दू में खतूत अर्ज बल्द कहते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो उसको हम इक्वेटर कहते हैं। 23.5 डिग्री लैटिट्यूड टुवार्ड्स नॉर्थ जो है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर लाइन ऑफ कैंसर भी कहते हैं, या फिर सर्कल ऑफ कैंसर भी कह सकते हैं। ये स्लैश लगा के मैंने तीनों लिख दिए हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है 23.5 डिग्री टुवार्ड्स साउथ जो है उसको हम कहते हैं आर्कटिक आर्कटिक लाइन या आर्कटिक सर्कल या ट्रॉपिक ऑफ सॉरी, ये वाली जो 23.5 डिग्री टुवर्ड साउथ है तो उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, या लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, या सर्कल ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। फिर आ जाते हैं जी ऊपर नॉर्थ साइड पे 66.6 डिग्री टुवर्ड नॉर्थ जाएँ तो आर्कटिक लाइन या आर्कटिक सर्कल है, और 66.5 डिग्री टुवर्ड साउथ जाएँ तो एंटार्कटिक लाइन या एंटार्कटिक सर्कल आता है। तो ये टोटल जो है ना 5 हैं, एक 0 डिग्री वाली और 2 23.5 डिग्री वाली और 2 66.6 डिग्री वाली, दोनों साइड्स पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनके नेम ख़ास तौर पे, और इनकी ये जो डिग्रीज़ हैं ये याद रख लेनी है लोकेशन आप लोगों ने। अब नेक्स्ट देखते हैं ये क्यों इम्पॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इनका इस्तेमाल जो है ना लैटिट्यूड्स का, स्पेसिफिकली जो है हमें टेम्परेचर का पता लगता है इनके ज़रिए। किस तरह से कि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, तो इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ साइड पे 23.5 डिग्री लैटिट्यूड तक की ये जो बेल्ट बन जाती है, ये जो एरिया आ जाता है, यहाँ पे जितनी कंट्रीज़ होंगी, जितने कॉन्टिनेंट्स होंगे, जो भी प्लेसेस आ जाती हैं, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है? यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, मीन के यहाँ की आबो हवा बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और इस टेम्परेचर जोन
जोन को हम कहते हैं टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन। मीन के लैटिट्यूड्स को हम डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में डिवाइड करते हैं, ये इनका इस्तेमाल है। और उन टेम्परेचर जोन से हम किसी भी इलाके की आबो हवा का पता लगा सकते हैं कि वो इलाका ज़मीन पे कौन सी जगह पे मौजूद है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं अंदाजे से कि वहाँ पे कैसी आबो हवा होगी। इसी तरह 23.5 डिग्री टुवार्ड्स साउथ जाएं तो वहाँ पे जो बेल्ट है इक्वेटर से वहाँ तक, उसको भी हम टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ठीक है, मीन कि ये सारा जो एरिया है ऊपर से 23.5 डिग्री से लेकर और यहाँ तक 23.5 डिग्री तक, इस सारे जोन को हम टॉरिड या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम नॉर्थ साइड पे जाएं 66.5 डिग्री तक, तो उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न टेम्परेट जोन। और नीचे हम अगर जाएं अंटार्कटिक लाइन तक, तो उसको हम साउदर्न टेम्परेचर जोन कहते हैं, साउदर्न टेम्परेट जोन। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है और इस जोन में जो टेम्परेचर है ये थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर होता है। मीन कि यहाँ की आबो हवा ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है ना बहुत ज़्यादा सर्द होती है, जैसे हमारा प्यारा पाकिस्तान है जो कि इसी जोन में आ जाता है कुछ इधर, तो नॉर्दर्न टेम्परेचर जोन में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है कि पाकिस्तान जो है वो कौन से टेम्परेचर जोन में मौजूद है, नॉर्दर्न टेम्परेचर जोन में। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे जितना भी एरिया बच जाता है फ्रिजिड जोन कहलाता है, नॉर्थ साइड पे भी और साउथ साइड पे भी। फ्रिज से निकला ये लफ्ज़, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीजिंगली कोल्ड टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है। मीन के वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बिल्कुल जमा देने वाली सर्दी होती है। और आप लोगों को याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था ना, तो यहाँ पे जो है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट प्रेजेंट था। तो अंटार्कटिका में आबादी हमने कहा था सबसे कम होती है। मीन के होती ही नहीं है वहाँ पे आबादी। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे जमा देने वाली सर्दी है, बहुत लो टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पे आबादी नहीं है। हाँ, अलबत्ता साइंटिस्ट वगैरह वहाँ पे जाते रहते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रिसर्चेस वगैरह करते रहते हैं। तो वो कभी कभार जाते हैं और वो स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ जाते हैं वहाँ पे। स्पेशल जो है वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट को वो क्रिएट करके वहाँ पे रह सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे स्टे करना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ से कुछ पिछले पॉइंट्स भी क्लियर हो गए। उसके बाद जी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे राइट किए हैं कि जो हमारे पास लैटिट्यूड्स हैं ना, ये पैरेलल लाइंस हैं। यहाँ से शेप थोड़ी ज़्यादा जो है वो लंबी हो गई, तो आपने इसको थोड़ा कम करना है जब बनानी है तो। अच्छा, लैटिट्यूड्स की हम बात करें, शेप कुछ इस तरह से होगी, ऊपर और नीचे से थोड़ी सी वो पिचकी हुई होगी और थोड़ी सी इधर से बाहर निकली हुई होगी, बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं करनी। लैटिट्यूड्स की मैं बात कर रही थी, तो लैटिट्यूड्स में हमने ये कहा कि ये पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइन की क्या डेफिनेशन होती है कि ऐसी लाइंस जो कि जिनको जितना भी बढ़ा लिया जाए दोनों डायरेक्शन से, वो एक दूसरे को कट ना करें, किसी भी पॉइंट पे वो एक दूसरे के साथ मिले नहीं, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो ये भी एक दूसरे के साथ कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इस वजह से इन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी क्लियर हो जाता है कि ये वाली लाइंस जो हैं इनकी लेंथ इक्वल नहीं होती। इक्वेटर की लंबाई सबसे ज़्यादा है, फिर अर्थ की शेप कुछ ऐसी है कि ऊपर चलते जाएं तब भी जो है लाइन की लंबाई कम होती जाती है, और नीचे चलते जाएं इक्वेटर से तब भी लाइन की लंबाई कम होती जाती है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया कि सारी लैटिट्यूड्स पैरेलल हैं, इक्वल नहीं हैं। लार्जेस्ट लैटिट्यूड इक्वेटर है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो शेप ऐसी होती है अर्थ की कि सबसे ज़्यादा इसी की लंबाई बनती है 40,000 किलोमीटर। और 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो 111 किलोमीटर की इक्वल है। मीन के ये अगर अर्थ की शेप है और इस पे अगर इक्वेटर प्रेजेंट है सेंटर में 0 डिग्री के ऊपर, और 0 डिग्री के बाद जो 1 डिग्री वाली लाइन है 1 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री और 1 डिग्री लैटिट्यूड के दरमियान जो फासला है ज़मीन की सतह के ऊपर, वो कितना फासला है? वो है जी 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। तो 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो 111, और सारी जो डिग्रीज हैं जितनी भी यहाँ पे लाइंस होंगी उन सब की 1-1 डिग्री के फासले से उनके दरमियान जो डिस्टेंस आता है वो 111 किलोमीटर है। टोटल 181 है लैटिट्यूड्स। ठीक है, मीन कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर जो है वो 90 हैं। 90 लैटिट्यूड्स लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 ऊपर, और नीचे भी इसी तरह चलते जाएं तो 90 जो है वो नीचे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि एंड पे जाके एक पॉइंट बच जाता है। एंड पे जो है वो लाइन नहीं होती, एक पॉइंट होता है। अगर वैसे आप 90 ऊपर वाली काउंट करें और 90 नीचे वाली काउंट करें और एक इक्वेटर को भी काउंट कर लें तो टोटल 181 बन जाती हैं। लेकिन सम बुक्स में जो है ये ऑप्शन नहीं होता 181 का, वहाँ पे 179 का ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको लाइन कंसिडर नहीं किया जाता, और कुछ बुक्स में नहीं किया जाता, कुछ में किया जाता है। तो आप लोग दोनों चीज़ों को अपने माइंड में रखें ताकि एमसीक्यूज़ में अगर कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब आप 181 में से माइनस करेंगे तो 179 बच जाएंगी। मीन के 179 लाइन्स होंगी और 2 पॉइंट्स होंगे।
पाक इंडिया बॉर्डर जो है, पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर वो 24 पैरेलल लाइन पे प्रेजेंट है। यूएसए और कनाडा का बॉर्डर 49 पैरेलल लाइन पे प्रेजेंट है। और ये दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिसकी लंबाई 8890 किलोमीटर है। अर्थ का जो सरकमफेरेंस है वो 40,000 किलोमीटर है और वो बिल्कुल इक्वल है इक्वेटर की लेंथ के। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो उसमें से 3 लाइन्स गुजरती हैं। अगर मैप आप लोगों को याद हो पिछले लेक्चर का, तो उसमें मैंने आपको कुछ इस तरह बताया था कि ये इक्वेटर है, तो यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट प्रेजेंट होता है। तो ऊपर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और सेंटर में जो है इक्वेटर, ये तीनों लाइंस जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में से गुजरती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो था वो यहाँ पे प्रेजेंट था, इस जगह पे। तो साउथ अमेरिका की जो कंट्री ब्राज़ील है उसमें से 2 लैटिट्यूड लाइंस गुजरती हैं। कौन कौन सी? एक इक्वेटर और दूसरी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूज़ देखें हम लैटिट्यूड्स का, तो ये इनसे जो है लोकेशन को मेजर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, किसी भी जगह की लोकेशन, और इसके अलावा टेम्परेचर, किसी भी जगह का टेम्परेचर जो है उसका भी पता लगाया जा सकता है। वैसे जो लोकेशन वाली बात है, तो लोकेशन तो दोनों लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को मिला के, ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं और लैटिट्यूड्स दोनों को मिला के ही लोकेशन बताई जाती है किसी जगह की। और लेकिन स्पेसिफिकली जो है लैटिट्यूड्स से हम टेम्परेचर का पता लगाते हैं, लेकिन लोकेशन भी अगर ऑप्शन आ जाता है तो आपने दोनों फिर चूज़ करने होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्जिट्यूड्स की। लॉन्जिट्यूड्स को मेरिडियंस भी कहते हैं, इनको खतूत तूल बल्द कहते हैं। और लॉन्जिट्यूड्स जो हैं ये बिल्कुल इस तरह से होते हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, नॉर्थ टू साउथ पोल के। जैसे एक माल्टे की शेप होती है, एक ऑरेंज होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ऑरेंज की शेप की जो है ये बन जाती हैं। जब ये सारी लाइंस हम ड्रा करें तो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जो है ये लाइंस होती हैं। और जो सेंटर में बिल्कुल लाइन होती है उस लाइन को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन या फास्ट मेरिडियन, या जो हमारी मेन लाइन है, जैसे इक्वेटर था लैटिट्यूड्स में, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स में हमारे पास जो है प्राइम मेरिडियन है, या जो 0 डिग्री पे प्रेजेंट है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, या फिर GMT भी कहते हैं, और या फिर इसको UTC भी कहा जाता है। GMT मीन ग्रीनिच मीन टाइम और UTC मीन यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स, और प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, या फिर फास्ट मेरिडियन, क्योंकि ये 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है। और इसके फिर इस साइड पे भी 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स होते हैं और इस साइड पे भी 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स होते हैं। और इनको अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ये एक दूसरे के क्लोज होती हैं दोनों पोल्स पे, लेकिन इक्वेटर पे अगर हम देखें ना, तो इक्वेटर पे ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर होती हैं। मतलब सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो लॉन्जिट्यूड्स में होता है वो इक्वेटर पे होता है। ये पॉइंट भी याद रखना है। लॉन्जिट्यूड्स के बारे में पढ़ें तो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो है उसको हम GMT कहते हैं, या UTC कहते हैं, या प्राइम मेरिडियन, या फिर फास्ट मेरिडियन कहते हैं। 1884 में एक कॉमन टाइम सिस्टम बनाया गया था पूरी दुनिया के लिए, जिसको GMT का नाम दिया गया था। उसके बाद 1972 में 1972 में उसको UTC का नाम दे दिया गया था। ठीक है। टोटल 360 जो है वो लॉन्जिट्यूड्स हैं। 360 किस तरह की, मैंने आपको कहा कि 0 डिग्री जो है वो आपके पास प्राइम मेरिडियन है, तो उससे ईस्ट साइड से भी 180 हैं और वेस्ट साइड पे भी 180 हैं, तो ये टोटल 360 हो जाती हैं। लेकिन याद रखना है कि इक्वेटर को तो हम अलहदा से काउंट करते थे ना लैटिट्यूड्स में, इसमें लॉन्जिट्यूड्स में जो है हम इसको प्राइम मेरिडियन को साथ में काउंट करेंगे तब हमारे पास 360 बनती हैं। इसमें आपने उसको अलहदा से काउंट नहीं करना। ठीक है। ईस्ट साइड पे 180 और वेस्ट साइड पे 180 है। यूज़ इसका देखें तो इससे लोकेशन का पता लगाया जा सकता है और टाइम का भी पता लगाया जा सकता है। दो कंट्रीज़ के दरमियान या दो प्लेसेस के दरमियान टाइम डिफरेंस भी निकाला जा सकता है लॉन्जिट्यूड्स की मदद से। जब ज़मीन रोटेट करती है, मीन स्पिनिंग करती है अपने एक्सिस पे, तो इसका जो एक्सिस है ना वो यही वाला होता है, जिसको हम UTC या GMT कहते हैं। यही वाली लाइन जो है इसका एक्सिस है, इसी पे ज़मीन जो है वो स्पिनिंग कर रही होती है या रोटेट कर रही होती है, मीन के अपने ही महवर के गिर्द गर्दिश कर रही होती है। ठीक है। तो ज़मीन जो है जब रोटेशन करती है तो 360 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो है वो ज़मीन सूरज के सामने से गुजरती हैं, और 24 घंटे में ये सारा कुछ होता है। मीन के 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट होती है, और मीन के एक स्पिनिंग या रोटेशन दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। एक स्पिनिंग या एक रोटेशन, रोटेटरी मोशन जो है वो अर्थ की, सूरज जब वो मूव कर रही होती है अपने एक्सिस पे, तो सूरज के सामने से उसकी सारी 360 लॉन्जिट्यूड्स गुजरती हैं कितने टाइम में? 24 घंटे में। ठीक है। और ज़मीन की जो स्पिनिंग है, जो रोटेशन है, कौन सी डायरेक्शन में होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है, मीन के ईस्ट टू वेस्ट साइड पे होती है। यहाँ पे मैं बनाऊँ अगर अर्थ को, तो अर्थ की शेप कुछ इस तरह से होती है।
ऊपर और नीचे से थोड़ी पिचकी हुई होती है और इधर साइडों से थोड़ी बाहर निकली हुई होती है। तो ये आपके पास है लॉन्जिट्यूड। ये अगर हम फर्स्ट लॉन्जिट्यूड इसको मान लें, ये जो मैंने लाइन ड्रा की है जिसको हम प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं, तो इसी को हम एक्सिस मान लेते हैं और इसी एक्सिस पे ज़मीन जो है वो ईस्ट से वेस्ट साइड पे इस तरह एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही होती है, मीन के घड़ी की सुइयों के मुखालिफ डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। और नेक्स्ट टाइम कितना ले रही होती है एक रोटेशन या एक स्पिनिंग के लिए, तो वो आपको पता चल गया यहाँ से 24 घंटे। ठीक है, मतलब 1 घंटे में कितने लॉन्जिट्यूड पास करेंगे सूरज के सामने से? 24 घंटे में तो सारे पास कर रहे हैं ना, 360 लॉन्जिट्यूड सूरज के सामने से गुजर रहे हैं। 1 घंटे में कितने गुजरेंगे? 360 को 24 से आप तकसीम कर दें तो 15 लॉन्जिट्यूड जो है वो 1 घंटे में सूरज के सामने से गुजरेंगे। अब 15 लॉन्जिट्यूड जो है वो 1 घंटे में गुजर रहे हैं, तो वो जो 1 घंटे में 15 की वो जो एक पट्टी बन गई है 15 लॉन्जिट्यूड्स की, वहाँ पे जितने भी इलाके मौजूद होंगे, जितने मुल्क वगैरह मौजूद होंगे, वहाँ पे टाइम का 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि वो 1 घंटे में सूरज के आगे से गुजर के चले गए। अब अगले 15 लॉन्जिट्यूड की पट्टी जो है वो सामने आ गई सूरज पे के, वहाँ पे जो मौजूद हैं जितने भी कंट्रीज़ और जो गुजर चुके हैं, उन दोनों के दरमियान जो टाइम का डिफरेंस होगा वो 1 घंटे का होगा। 1 आवर टाइम चेंजेस आवर एवरी 15 लॉन्जिट्यूड्स। 15 लॉन्जिट्यूड के गुजरने के बाद 1 घंटे का टाइम चेंज हो जाता है। तो इस तरह जो है हम किस तरह से टाइम को फिर कैलकुलेट करते हैं, हम रेफरेंस तो उसी को मानेंगे ना, मेन जो हमारी है GMT या UTC जिसको कह रहे हैं, जो कि 0 डिग्री के पे प्रेजेंट है, उससे फिर जो है हम टाइम को प्लस या माइनस करते हैं बाकी कंट्रीज़ की, क्योंकि ये यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स है। तो उसके अकॉर्डिंग ही टाइम को GMT में प्लस या माइनस करके हम किसी भी जगह का टाइम बताते हैं। तो किस तरह प्लस किस तरह करेंगे, माइनस किस तरह करेंगे, वो मैं यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कि ये अगर हमारे पास अर्थ है और ये हमारी मेन जो है वो GMT लाइन है, तो इससे ईस्ट साइड पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो GMT प्लस टाइम उसका लिखते हैं हम, GMT प्लस। अगर उस यहाँ से अगर इस लाइन से अगर वो 15 की जो मैंने कहा कि एक वो पट्टी बन जाती है 15 लॉन्जिट्यूड्स की, 15 लॉन्जिट्यूड्स के फासले पे है तो GMT प्लस 1 करेंगे। अगर वो 30 लॉन्जिट्यूड के फासले पे है कोई भी मुल्क, तो GMT प्लस 2 करेंगे, क्योंकि 15 लॉन्जिट्यूड के बाद 1 घंटे का टाइम गुजर रहा है। तो फिर जो है वो 30 के बाद 2 घंटे और फिर 30 के आगे फिर 15 जमा करते जाएँ तो 1-1 घंटा ऐड होता जाएगा। और इसी तरह अगर हम GMT से वेस्ट साइड पे मूव करते हैं, तो फिर जो है 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड अगर हम पास करके जाते हैं कहीं पे, तो GMT से 1 घंटा पीछे होगा इनका टाइम। ठीक है, GMT -1 करेंगे 15 लॉन्जिट्यूड अगर हम वेस्ट साइड पे जाएंगे तो। ठीक है, और इसी तरह जो है फिर आगे चलता जाएगा। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। टुवर्ड ईस्ट +1 आवर आफ्टर एवरी 15 डिग्रीज एंड टुवर्ड वेस्ट -1 आवर आफ्टर एवरी 15 डिग्री। एवरी 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज 1 टाइम जोन। हर जो 15 लॉन्जिट्यूड की पट्टी है उसको एक टाइम जोन का नाम दे दिया गया है। ठीक है, और टोटल टाइम जोन्स जो हैं वो 24 हैं। 15 लॉन्जिट्यूड की एक पट्टी बन रही है तो 360 लॉन्जिट्यूड्स हैं। 360 को आप 15 से तकसीम कर दें तो आपके पास जो है 24 आ जाएंगे। 24 टाइम जोन्स हैं। और टाइम डिफरेंस जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मेरिडियन, जो कि हमारी मेन लाइन है, जो कि फर्स्ट लाइन है, जो कि 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है। उसके बाद जी प्राइम मेरिडियन इज़ द प्रेजेंट एट ग्रीनिच लंदन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर लंदन में एक कस्बा है जिसका नाम ग्रीनिच है, और वहाँ से हमारी बिल्कुल प्राइम जो लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है लॉन्जिट्यूड्स की, वो वहाँ से पास करती है। 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो है वो 1 घंटे की इक्वल है, तो 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो है वो 2 घंटे की इक्वल होगा। 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड कितने घंटे के इक्वल होगा? 1 डिवाइडेड बाई 15 आवर्स हो जाएंगे। और अगर मिनट्स में करने हैं तो 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। 60/15 करेंगे तो ये आपके पास 4 मिनट निकलते हैं। मीन के 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। पाकिस्तान जो है वो 75 डिग्री ईस्ट साइड पे प्रेजेंट है, ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड पे प्रेजेंट है, तो GMT +5 इसका टाइम होगा। किस तरह से? 75 डिग्री था, 75 को आपने क्या किया, 15 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि 15 डिग्री 1 आवर की इक्वल था, तो 75 डिग्री कितने आवर की इक्वल होगा? 75 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो वो आपके पास +5 आ गया, क्योंकि ये ईस्ट साइड पे है। उज़्बेकिस्तान का भी सेम वही है जो पाकिस्तान वाला है। जापान का देखें तो 138 डिग्री टुवर्ड वेस्ट है। अब वेस्ट साइड पे है ना, तो अब आपने क्या करना है, अब माइनस करना है GMT में से। टाइम पहले निकालेंगे, इसी को 138 को आप डिवाइड कर दें 15 से, तभी आपके पास आंसर आ जाएगा। या फिर मिनट वाला कंसेप्ट आप देख लें, 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट की इक्वल है, तो 138 डिग्री कितने मिनट की इक्वल होगा? आप सिंपली 138 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास मिनट्स आ गए 552। मिनट्स को आपने आवर्स में चेंज करना है तो डिवाइड बाई 60 कर दें, 9.2 आवर्स आ जाएंगे। और GMT -9.2 इसका टाइम होगा, जो कि पूरी यूनिवर्सल सतह पे जो है हम कहीं पे भी बता सकते हैं कि ये इसका टाइम है जापान का। फ्रॉम प्राइम मेरिडियन टू 180 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट +12 आवर्स। मतलब हम प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री ईस्ट साइड पे जाते हैं तो 12 घंटे गुजर जाते हैं।
180 डिग्री क्रॉस करके जाएँ, अगर प्राइम मेरिडियन से आगे 180 डिग्री क्रॉस कर जाएँ किस साइड पे, ईस्ट साइड पे, मशरिक़ की तरफ, तो 12 घंटे गुजर जाते हैं और जो है मीन के 12 घंटे टाइम उनका आगे होता है। और अगर हम 180 डिग्री जो है वो मगरिब की तरफ जाते हैं तो 12 घंटे उनका टाइम पीछे होता है, मगरिब वालों का, मगरिब में जितनी भी कंट्रीज़ हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये कौन सी लाइन है? इस तरह अगर अर्थ की शेप है और यहाँ पे हमारे पास जो है सामने 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो है वो आपके पास है जी प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल पीछे की तरफ अगर हम देखें, बिल्कुल इसकी अपोजिट साइड पे जो लाइन है वो होती है 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड। उसी 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड को हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इसके बारे में सिर्फ आपने 2 बातें याद रखनी हैं। अगर तो आप लोगों को याद रहती हैं तो फिर बहुत बेस्ट बात है। अगर नहीं याद रहती तो फिर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, उससे यकीनन आप लोगों को ये बात पक्की याद रह जाएगी, फिर कभी नहीं भूलेगी। तो इंटरनेशनल डेट लाइन से अगर हम ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो डे गेन होता है, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन से अगर हम वेस्ट साइड पे मूव करते हैं तो डे लॉस होता है। ये कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझें। जो हमारा सूरज है ना वो इंटरनेशनल डेट लाइन से वेस्ट साइड पे मूव कर रहा होता है, ठीक है, मशरिक से मगरब की तरफ जा रहा होता है ना। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो ये 180 डिग्री पे प्रेजेंट है, इससे मगरब की साइड पे मूव कर रहा होता है। तो क्या होता है कि वहाँ पे टाइम या डेट जो है वो चेंज हो रही होती है। इंटरनेशनल डेट लाइन पे डेट किस तरह से चेंज होती है, वो जी इस तरह से चेंज होगी कि अगर एक इंसान सफ़र करता है और वो इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करता है, कहाँ से, ईस्ट से अगर वो वेस्ट साइड पे जा रहा है, तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे टाइम डेट चेंज होगी। किस तरह से चेंज होगी कि अगर जो है वो 10 डेट है वेस्टर्न साइड पे, मीन के जहाँ से वो आ रहा है, वेस्टर्न हेमिसफेयर उसको हम कहेंगे, वैसे तो वो ईस्ट साइड पे है लेकिन उसे वेस्टर्न हेमिसफेयर कहेंगे। अगर वहाँ पे डेट 10 है तो जब वो ईस्टर्न हेमिसफेयर में जाएगा तो वहाँ पे डेट 11 हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो डे गेन होगा। और अगर जो है वो मूव कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट तो फिर इसका उलट हो जाएगा। अगर तो ये बात आप लोगों को समझ आई है तो ठीक, और अगर नहीं समझ आई तो फिर आप लोग जो है एक ट्रिक से इसको याद कर लें। वो किस तरह से कि जब भी मगरिब से मशरिक़ की साइड पे जाएंगे तो डे गेन होगा, ठीक है। ये एक शेर मैंने यहाँ पे लिखा है, बच्चों तकलीद मगरिब से सुनो ए एशिया वालों, कि मगरिब की तरफ जाते ही सूरज डूब जाता है। कि मीन के मगरिब की तरफ आप जाते हैं तो सूरज डूब जाता है, मीन के वहाँ पे एक दिन की कमी हो जाएगी। और अगर आप मशरिक़ की तरफ जाते हैं तो सूरज वो तो चढ़ता है, सूरज मशरिक़ वाली साइड से, तो एक दिन आपको गेन होगा। तो आई थिंक इससे आप लोगों को थोड़ा सा आपके माइंड में अगर आप ये शेर याद कर लेंगे तो एमसीक्यूज़ में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर हम मगरिब से मशरिक़ की तरफ जाएंगे तो डे गेन होगा और मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाएंगे तो डे लॉस होगा। एक और शेर भी लिखा है यहाँ पे कि यही दर्स देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। वैसे तो ये शेर जो है वो इस सिलसिले में है कि हमें मगरिब वालों की तकलीद नहीं करनी चाहिए, उनके नक्शे कदम पे नहीं चलना चाहिए। हम मुसलमान हैं तो हमें अपने इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट भी आई थिंक सो इससे क्लियर हो जाएगा और एमसीक्यूज़ में कन्फ्यूजन से बचा जा सकता है इस चीज़ को माइंड में रखते हुए। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज का इतना ही हमारा लेक्चर था, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।